बहुत अरसे पहले की बात है। एक राज्य में जम्बो और बली नाम के दो राजकुमार भाई रहते थे। दोनों ही पहलवानों की तरह हट्टे कट्टे थे। पूरे राज्य में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि कोई उन दोनों भाइयों से मुकाबला कर सके। अपनी ताकत पर उन दोनों भाइयों को बहुत गर्व और घमंड था। मंत्री जी, बहुत दिन हो गए, किसी की हड्डी पसली एक करने का मौका नहीं मिला। नगर में जाइए और किसी चोर उचक्के को पकड़ लाइए। मंत्री बाजार में गया और इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि एक फलों की दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। दुकानदार ग्राहकों को फल देने में व्यस्त है और पीछे से एक चोर सेब चुरा रहा है। मंत्री ने तुरंत जाकर उस चोर को पकड़ लिया और दोनों भाइयों के सामने पेश किया। मंत्री जी, ये किसे पकड़ लाए? इसे पीटने में तो कुछ मजा ही नहीं आएगा। माफ कर दीजिए मालिक, बीवी और बच्चे भूखे हैं, उन्हीं के लिए चोरी कर रहा था। आगे से चोरी कभी नहीं करूंगा। माफी? हमारे राज्य में अपराध के लिए माफी नहीं, सिर्फ दंड मिलता है। दोनों भाइयों ने मिलकर चोर की खूब धुनाई की। इसी तरह दोनों भाइयों का जब भी लड़ने का मूड होता तो वे राज्य के किसी भी पहलवान को उसके घर से उठवा लेते। अरे अरे, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे लड़ाई नहीं करनी है। तुम्हें लड़ाई करनी हो या ना करनी हो, दोनों राजकुमारों का आदेश है कि वो तुमसे लड़ना चाहते हैं। दोनों भाइयों की ताकत का राज उनके बगीचे में लगा एक पपीते का पेड़ था, जिस पर काले पपीते आते थे। भाई, क्या हमारे बगीचे में लगे काले पपीते को खाकर कोई भी हमारी तरह ताकतवर बन सकता है? हाँ, बन तो सकता है, पर हम इतने बेवकूफ नहीं कि किसी को इस पेड़ का पपीता खाने दें। हाँ। एक दिन बली और जम्बो कसरत करने के बाद बगीचे में आए। उन्हें बहुत जोरों की भूख लग रही थी। भाई, बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से अपने और मेरे लिए एक एक पपीता तोड़ लो। जब दोनों भाई पपीता खा रहे थे, तभी वहाँ एक पतला दुबला फकीर आ गया। राजकुमार, कई दिनों से भूखा हूँ, क्या आप एक पपीता मुझे खाने को दे देंगे? निकल जाओ यहाँ से। ये हमारे खाने का समय है और खाते समय हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते। कुछ खाने को नहीं है तो राजकुमार, एक गिलास पानी ही मिल जाता। लगता है तुम्हारी समझ में ऐसे नहीं आएगा, पिटाई खाकर ही मानोगे। दोनों भाइयों ने फकीर को लात मारकर भगा दिया। हे घमंडी राजकुमारों, जिस पपीते को खाकर तुम इतने ताकतवर बने हो, वही तुम्हें शक्तिहीन करेगा। अगले दिन जब राजकुमारों ने पपीता खाया तो अचानक भारहीन हो गए। भाई, क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? हाँ, बहुत अजीब लग रहा है, जैसे मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूँ। बली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दोनों भाइयों ने जब चलना चाहा तो वो हवा में उड़ने लगे। अरे अरे, क्या हो रहा है? लगता है हम दोनों भारहीन हो गए हैं, हमारा वजन शून्य हो गया है। ये जरूर उस फकीर के श्राप से हुआ है जो कल हमारे पास आया था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भाई, अब हमें क्या करना होगा? हमें उस फकीर को ढूंढना होगा, वही हमें पहले जैसा बना सकता है। दोनों भाई घोड़ों पर लदकर घोड़ों के सहारे फकीर को ढूंढते हुए मंदिर पहुँचे। मंदिर में बहुत सारे फकीर मौजूद थे, लेकिन वो फकीर कहीं नहीं था जिसने दोनों भाइयों को श्राप दिया था। सुनो, क्या तुमने उस फकीर को देखा है जिसके माथे पर लंबा सा निशान है? लगता है आप नागसेन को ढूंढ रहे हैं। नागसेन कल ही राज्य छोड़कर जा चुका है, वो आपको पड़ोसी राज्य में मिलेगा। बली और जम्बो नागसेन को ढूंढने निकल पड़े। वो पहली बार अपने राज्य के बाहर जा रहे थे।
रास्ते में जब भी कोई हवा का तेज झोंका आता तो उन्हें उड़ाकर ले जाता। इसीलिए दोनों भाइयों ने खुद को अपने अपने घोड़ों से बांध लिया। भाई, बहुत भूख लग रही है। इतनी देर तो मैं कभी भूखा नहीं रहा। लगता है जैसे भूख से मर जाऊंगा। दोनों भाइयों को एक आम का बाग दिखाई दिया। बाग के चारों तरफ कटीले तार लगे थे और लिखा था, बाग से आम तोड़ना मना है। लेकिन दोनों भाई अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए और बाग में घुसकर आम खाने लगे। तभी बाग का रखवाला वहां आ गया। तुम दोनों की आम तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम्हें आम तोड़ने का दंड मिलेगा। हमसे मुकाबला करोगे? तुम तो हमारा एक मुक्का भी सहन नहीं कर पाओगे। बलि ने रखवाले को घूंसा मारा, पर रखवाले को कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारा हाथ तो कबूतर की पंखुड़ी की तरह है, इसमें तो जान ही नहीं है। तब दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि वे भारहीन हो चुके हैं, इसीलिए उनका शरीर दूसरों को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। हमें माफ कर दो, हमें बहुत जोरों की भूख लग रही थी, इसीलिए हमने आम तोड़ लिए। माफी? नहीं, यहाँ माफी नहीं मिलती, यहाँ दंड मिलता है। रखवाले ने जब दोनों भाइयों की डंडे से खूब धुनाई की, आज उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। कुछ आगे जाने पर दोनों भाइयों का प्यास से गला सूखने लगा। वे एक कुएं पर गए और पानी निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके भारहीन हाथ रस्सी से पानी की बाल्टी ऊपर खींच ही नहीं पा रहे थे। कोई हमारी मदद करो, कोई हमें पानी पिला दो। इस तरह कई दिन भूखे प्यासे भटकने के बाद दोनों भाई नागसेन फकीर तक पहुंच पाए और फकीर के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ कर दीजिए, हमने आप और अपने राज्य के लोगों पर बहुत जुल्म किए। हम दोनों कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करेंगे। कृपया हमें पहला जैसा बना दीजिए। लगता है तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कोई कमजोर हो या ताकतवर, धरती पर जीने का अधिकार सभी को है। जो लोग ताकत के नशे में अंधे हो जाते हैं, फिर उन्हें अपनी करने का फल भुगतना पड़ता है। फकीर ने दोनों भाइयों को उनका वजन लौटा दिया। दोनों भाई जब अपने राज्य लौटे तो उन्होंने सबसे पहले काले पपीते देने वाला पेड़ काटकर फेंक दिया और फिर वे विनम्रता के साथ राज्य करने लगे। नोआ परी कुछ दिनों बाद मरने वाली थी। उसके पास एक जादुई ब्रेसलेट था जो वो किसी को देना चाहती थी। मरने से पहले मैं अपना ब्रेसलेट एक ऐसे इंसान को देना चाहती हूँ जिसका दिल दया, सच्चाई और ईमानदारी से भरा हुआ हो, जो बुरा काम करने का मौका मिलने पे भी बुरा काम ना करता हो। पर ऐसा इंसान मिलना तो बहुत मुश्किल है। कितना भी मुश्किल हो, लेकिन मैं अपना जादुई ब्रेसलेट ऐसे ही किसी योग्य इंसान को दूंगी। नोआ परी आसमान से इंसानों पर नजर रख रही थी। एक गांव में उसे एक लड़की दिखाई दी जो अपने आंगन की सफाई कर रही थी। उस लड़की का नाम सोफिया था। नोआ परी ने देखा कि सोफिया ने अपने आंगन में गिरे सूखे पत्ते साफ करने के बाद पड़ोसी की आंगन की सफाई की। पड़ोसी के आंगन में उसे एक सोने की अंगूठी मिली। कितनी सुंदर अंगूठी है, ये जरूर जैस्मिन आंटी की होगी। सोफिया, तुम कितनी अच्छी हो। मेरे बिना कहे तुमने मेरे आंगन की सफाई कर दी। जैस्मिन आंटी, मुझे सफाई करना अच्छा लगता है। आंटी, मुझे सफाई करते समय आपकी अंगूठी मिली है। थैंक यू सो मच सोफिया। 3 दिनों से मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी। मैं इसके लिए कितनी परेशान थी। नोआ परी सोफिया की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई। नोआ, मुझे लगता है तुम अपनी जादुई ब्रेसलेट इस लड़की को दे सकती हो। हाँ, ये लड़की ईमानदार लगती है, पर मैं इसे थोड़ा परखना चाहती हूँ। अगले दिन जब सोफिया आंगन की सफाई कर रही थी तो एक आदमी उसके पास दौड़ता हुआ आया। बेटी, चोर मेरे पीछे पड़े हैं। तुम मेरा बैग कुछ समय के लिए संभाल कर रख लो, मैं इसे कल वापस ले जाऊंगा। आदमी सोफिया को बैग देकर चला गया। ओफो, ये बैग तो बहुत भारी है।
सोफिया किसी तरह बैग को घर के अंदर लेकर गई, लेकिन बैग उसके हाथ से छूटकर गिर गया। बैग से निकलकर ढेर सारे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात धरती पे फैल गए। सोफिया ने सारा सामान बैग में दोबारा भरा और अगले दिन आदमी को बैग वापस कर दिया। सोफिया चाहती तो बैग से कुछ सोने के सिक्के चुरा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो आदमी जो सोफिया को बैग देकर गया था कोई और नहीं बल्कि नोआ परी ही थी, जो रूप बदलकर सोफिया के पास आई थी। मैं परी हूँ नोआ, तुम सच्ची और ईमानदार लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें जादुई ब्रेसलेट देना चाहती हूँ। तुम अपना ब्रेसलेट अपने पास ही क्यों नहीं रख लेती? क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। क्या परियां भी मरती हैं? हाँ, हमारी उम्र 1000 साल होती है। उसके बाद हम पृथ्वी पर किसी पक्षी का जन्म लेते हैं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहनकर अगर तुम किसी बीमार को छूओगी तो वो स्वस्थ हो जाएगा, और किसी वस्तु को छूओगी तो सोने की बन जाएगी। उम्मीद है तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करोगी। सोफिया ने ब्रेसलेट पहनकर अपने गांव के जितने भी बीमार लोग थे उन्हें स्वस्थ कर दिया, और गरीब लोगों की कोई एक वस्तु छूकर गरीब लोगों को समृद्ध बना दिया। एक बार देश के राजकुमार ने अपने राज्य में गांव और शहरों के लोगों के स्वास्थ्य का सर्वे कराया। सोफिया के गांव बटरलैंड के सारे लोग स्वस्थ और आर्थिक रूप से समृद्ध पाए गए। राजकुमार को यह जान के बहुत हैरानी हुई थी कि उनके राज्य में एक ऐसा गांव भी है जहां के सारे लोग स्वस्थ हैं। राजकुमार जेम्स एक आम इंसान का भेष धारण करके गांव पहुंचा और वहां के लोगों से उनके स्वास्थ्य और समृद्धि का कारण पूछा। आंटी जी, जरा ये तो बताइए, आपके गांव में सभी इतने स्वस्थ और समृद्ध कैसे हैं? सोफिया नाम की एक लड़की के कारण हमारा गांव इतना खुशहाल है। उस नेक दिल लड़की ने अपनी जादुई ब्रेसलेट से हम गांव वालों के सारे दुख दूर कर दिए। सोफिया जब राजकुमार के सामने आई तो राजकुमार पहले ही नजर में सोफिया से प्यार कर बैठा। राजकुमार ने अपनी असलियत बताए बिना सोफिया से अपने प्यार का इजहार किया। एकदम से प्यार? कम से कम मुझे जान पहचान का मौका तो दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। कल गर्मियों का मेला लगेगा, साथ में घूमने चलोगी? राजकुमार और सोफिया अक्सर मिलने लगे। उनके बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया। राजकुमार की माँ रानी मैडलिना को यह पसंद नहीं आया कि राजकुमार एक गरीब लड़की के साथ आम लोगों की तरह घूमता रहे। रानी मैडलिना ने अपने एक वफादार नौकर से सोफिया के बारे में सारी जानकारी निकलवा ली। एक रात राजकुमार जब सोफिया से मिलकर महल लौटा तो रानी ने उनसे कहा, जेम्स, तुम एक गरीब लड़की के साथ घूमकर हमारी नाक कटाने पर क्यों तुले हुए हो? माँ, मैं और सोफिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। चालाक सोफिया ने अपने जादुई ब्रेसलेट से तुम्हें वश में कर रखा है। तुम्हें लगता है तुम उससे प्यार करते हो, पर जादुई ब्रेसलेट के काले जादू से उसने तुम्हें अपनी जाल में फंसाया है, क्योंकि तुम राजकुमार हो। ऐसा नहीं है माँ, सोफिया नहीं जानती कि मैं राजकुमार हूँ, और मैंने लोगों से सुना है कि उसका ब्रेसलेट बीमारों को स्वस्थ करने और गरीबों की मदद करने के लिए है। सोफिया अपने ब्रेसलेट को एक बॉक्स में बंद करके सोती है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो तो आज रात चुपचाप सोफिया के घर जाओ और ब्रेसलेट के बॉक्स को खोलकर देखो। राजकुमार जेम्स आधी रात को चुपचाप सोफिया के घर पहुंचता है। उस समय सोफिया सो रही थी। जेम्स ने वो बॉक्स खोलकर देखा जिसमें ब्रेसलेट रखा हुआ था। बॉक्स के अंदर एक पर्ची थी। इस ब्रेसलेट से किसी को भी वश में किया जा सकता है। वो पर्ची रानी मैडलिना ने बॉक्स में रखवाई थी। जेम्स को लगा कि सोफिया ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने सोफिया से मिलने जाना छोड़ दिया। सोफिया को जेम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जेम्स ने सोफिया को अपना असली नाम भी नहीं बताया था। सोफिया के पास जेम्स को ढूंढने का कोई उपाय नहीं था। साल भर बीत गया। सोफिया जेम्स का इंतजार करती रही, लेकिन जेम्स उससे मिलने नहीं पहुंचा। उधर जेम्स उदासी और अकेलेपन से घिरा जंगलों में घूमता रहा। तुमने ऐसा क्यों किया सोफिया? क्यों? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? सोफिया ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। कौन? कौन है? ये किसकी आवाज है? मैं बोल रही हूँ। मैं अपने पिछले जन्म में परी नोआ थी। मैंने ही सोफिया को जादुई ब्रेसलेट दिया था जो किसी को भी स्वस्थ और समृद्ध बना सकता है। सोफिया ने उस ब्रेसलेट से अपने गांव वालों की सेवा की, लेकिन अपने लिए ब्रेसलेट का इस्तेमाल कभी नहीं किया।
तुम्हारी माँ ने तुम्हें और सोफिया को अलग करने के लिए ब्रेसलेट के बॉक्स में पर्ची डालकर रखी थी। सोफिया धोखेबाज नहीं है, वो तुमसे प्यार करती है। राजकुमार तुरंत दौड़ता हुआ सोफिया के पास पहुंचा। मुझे माफ कर देना सोफिया, मैंने तुम्हें धोखेबाज समझा, पर अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। जेम्स ने तुरंत ही सोफिया से शादी कर ली और सोफिया को लेकर महल में पहुंच गया। रानी मैडलिना के पास अब सोफिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। जेम्स और सोफिया हमेशा साथ साथ रहेंगे। सोफिया ने जादुई ब्रेसलेट से राज्य के सभी लोगों को स्वस्थ और समृद्ध बना दिया।